हमारे एक बहुत मोहतरम, जिनका मैं ज़ाती तौर पर मद्दाह हूँ, एडवोकेट हैं हमारे मोहतरम इलियास खान साहब, तशरीफ़ लाइए सर। बहुत शुक्रिया श्री सेक्रेटरी साहब। आज की तकरीब के रूए रवां अगर मैं ये कहूँ कि तकरीब के दूल्हा कामरेड फ़ारिक सुहेल गोंजी साहब और हाज़रीन मजलिस, मुझसे कबल इंतहाई मियारी और पुरमग़ज़ तकरीर हुई। दोस्तों ने अपना अपना रुए सुखन बयान किया। मैं समझता हूँ कि मौजूदा अहद में जब सोसाइटी की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ज़ाती मफादात और ज़ाती जाओ जलाल का शिकार हो और एक रुज्जती अहद में से पूरी सोसाइटी गुजर रही हो, इस अहद में ये आज का इकट्ठ, जिसका क्रेडिट कामरेड गोविंदी को जाता है और उनके साथियों को, जिसमें मैं भी छोटा सा कारकुन शामिल हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई तकरीरी मुकाबला नहीं हो रहा और ना ये मकसूद है कि किसी ने अपनी इल्मी बर्तरी साबित करना है, बल्कि और ना किसी को नीचा दिखाना है, इल्म फजलियत को छाड़ना है, बल्कि अव्वल व आखिर ये एक फ़िक्री महफिल, इकट्ठ, कन्वेंशन है, इजलास, जो भी नाम दीजिए। रोशन ख्याल, इनकलाबी सोच रखने वाले यहाँ पर अहबाब मौजूद हैं, बड़े मारूफ चेहरे यहाँ पर बराजमान हैं। मेरा ये मानना है कि जुर्म और इनकलाब दोनों हालात की कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहालत इंसान को जुर्म की तरफ ले जाती है और फहम, शऊर और इदराक इंसान को इनकलाब की तरफ ले जाता है। आज के इस इजलास में, इस इकट्ठ में बेशुमार मकतबा फ़िक्र से मुताल्लिका अहबाब मौजूदीन मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, पीटीआई के भी लोग हैं, नून लीग के भी हैं, काफ लीग के भी हैं, जेयूआई के भी हैं, जेयूपी के भी हैं, फ़िक़्ह जाफरिया से भी हैं, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से भी हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो इकट्ठ है, जिसमें बेशुमार मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले साहबान तशरीफ़ फरमा हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में भूख, नंग, अफलास, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, लाइलाजी, जहालत, तालीम का फुकदान, ये वो दुख हैं, ये वो मसाइल हैं हमारी सोसाइटी के, जिनका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं, फिरके से नहीं, किसी एक पार्टी से नहीं, किसी कौम से नहीं, चाहे वो सिंधी है, बलोची है, यहां से पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है यहां पर, चाहे वो पंजाबी है, दुख सबके मुश्तरका हैं। बेरोजगारी हो, लाइलाजी हो, भूख नंग अफलास, रोटी कपड़ा मकान तालीम, ये वो दुख हैं सोसाइटी के जो पाकिस्तान की
97% पॉपुलेशन है वो उसको सफर कर रही है, फेस कर रही है। इसलिए यहां पर सब लोग इकट्ठे हैं और इस बात पर कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, लेकिन इससे पहले कोई कदगन नहीं अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के सियासी उफ्क पर जो नूरा कुश्ती हो रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और अभी अपनी लीड ऑफ में या इब्तदाई जो डिबेट का आगाज किया कॉमरेड गोविंदी ने, उसमें कहा कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, एक दूसरे की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, और महज इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। एक पार्टी कहती है इसका लीडर चोर है, दूसरी पार्टी कहती है ये चोर है, वो दोनों तीसरे को कहते हैं कि ये चोर है। अब हमारे लिए ये इम्तिहान है कि हम किसको झूठा कहें। हम किसी को झूठा नहीं कहते, हम कहते हैं तुम सब सच कह रहे हो, सब सच कह रहे हो जो तुम कह रहे हो। लेकिन एक बात पर हम सब मुत्तफिक हैं, और पाकिस्तान के मेहनतकश तबका जो है वो मुत्तफिक है कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमें नजर आ रही हैं सब स्टेटस को की पार्टीज। ये नहीं चाहते कि इनका जाओ जलाल खत्म हो, ये नहीं चाहते कि यहां पर बेरोजगारी खत्म हो, ये नहीं चाहते कि गुर्बत खत्म हो, ये नहीं चाहते कि रोटी कपड़ा मकान तालीम और इलाज के मसाइल जो हैं वो खत्म हो। ये स्टेटस को के लोग हैं, ये कब चाहेंगे? और मैं ये समझता हूं एक बात पर ये मुत्तफिक हैं कि ये इस्तेसाली निज़ाम जो अभी शेख साहब के ग्रैंड सन ने बात की, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल से पाक माशरे का क्याम, जो आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हवाले ये उसके ऊपर ये मुत्तफिक हैं कि ये इस्तेसाली निज़ाम मौजूद रहे ताकि इनका जाओ जलाल कायम दायम रहे। ये कब रेडिकल चेंज लेकर आएंगे यहां पर? वो नहीं लाना चाहते, कभी नहीं लाएंगे। हम आइन की बात करते रहें, बेशक आइन कोई कुरानी या कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि इसके ऊपर तनकीद ना की जाए। हम इसके ऊपर तनकीद करेंगे कि ये पार्लियामेंट के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये स्टेटस को की पार्टीज, दे डोंट वांट टू ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ रेडिकल चेंज ओवर हियर इन दिस सोसाइटी। नहीं लाएंगे क्योंकि इनका अपना वजूद खत्म हो जाएगा। ये तो अपने जाती जाओ जलाल और अपनी ये नूरा कुश्तियां जो सब कर रहे हैं, एक चीज पर ये मुत्तफिक हैं सारे, और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि लूटने वाला और लुटने वाला मौजूद रहे, इस्तेसाल मौजूद रहे। और एक बात और, अभी मैं एक दोस्त बात कर रहे थे कि रियासत होगी मां के जैसी, ये एक नारा नहीं, रियासत मां जैसी कैसे हो सकती है? इसको इंटरप्रेट गलत किया गया। असल लफ्ज है धरती होगी मां के जैसी। धरती तो होती है क्योंकि धरती से उगलने वाले सारे खजाने जो हैं वो सबके मुश्तरका हैं। रियासत कभी मां के जैसी नहीं होती। हां, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रियासत के दो किरदार होते हैं। आप फहम फरासत रखने वाले अहबाब बैठे हैं, रियासत के दो किरदार हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, लेनिन ने कहा था, डेविड मार्टन ने कहा था, लियन ट्रॉट्स्की ने कहा था, या एंगल्स ने कहा था। बहरहाल हम सबको पता है कि ये किसने कहा था कि रियासत के दो कैरेक्टर्स हैं, एक अवाम दुश्मन और एक अवाम दोस्त। मौजूदा रियासत अवाम दुश्मन है। हमें दबंग होकर ये बात करना होगी, हमें बबांगे दोहल ये बात जुर्रत के साथ बात करना होगी। मुतालबात से या झोलियां फैलाने से झोलियां दराज नहीं होती।
मुतालबात करने से मुतालबात नहीं माने जाते। ये जबर की रियासत, ये फिस्को फजूरियत के लोग बैठे हुए जो बराजमान हैं इक़्तिदार, ये कब मानेंगे? ये फंडामेंटल राइट्स की बात जो हम कर रहे हैं, ये रियासत मानेंगी? और ये ऐवानों में जो कुछ ये करते हैं बैठकर, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज हो या नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, क्या करते हैं ये वहां पर? सिर्फ महीने का आखिर देख रहे होते हैं कि तनख्वाह लेनी है। कभी लेजिस्लेशन इन्होंने की है पाकिस्तान के मेहनत कशों के लिए जो जीडीपी में एक अहम किरदार अदा करते हैं? जैसे कॉमरेड गोविंदी ने कहा कि धरती का सीधा चीर कर गंदम, कपास और ज़रूरी अजनास पैदा करने वाला किसान जो कपास पैदा करता है लेकिन उसके जिस्म पर चिथड़े भी नहीं, जो गंदम पैदा करता है उसका चूल्हा नहीं चलता, जो मजदूर फैक्ट्री में, कारखाने में जो कपड़ा बुनता है, जूतियां बनाता है, वो उसके पाँव में जूतियां नहीं है। हाँ, आइन के हवाले से बात की, फंडामेंटल राइट्स की। मैं डिटेल में नहीं जाता कि पूरा आइन जो है वो 280 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। मैं सिर्फ 4 आर्टिकल्स की बात करूंगा और इख्तिसार करना चाहता हूं कि 4 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम उसी पर फोकस कर लें तो एक बेसिक रेडिकल चेंज आ सकती है पाकिस्तान में। एक आर्टिकल की बात शेख साहब ने की और कॉमरेड गोविंदी ने भी बात की थी, आर्टिकल 3, इस्तेसाल से पाक माशरे का, एलिमिनेशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक आर्टिकल ये 3, आर्टिकल 25A, आर्टिकल 38D और आर्टिकल 253। मैं कहता हूं छोड़ दें सारे कॉन्स्टिट्यूशन को, छोड़ दें तमाम फंडामेंटल राइट्स को। तमाम फंडामेंटल राइट्स इन 4 आर्टिकल्स के अंदर उसका हल मौजूद है। लेकिन क्या इसके ऊपर इस पार्लियामेंट में कभी बात हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो सुओ मोटो लेते हैं, जजेस की बात करता हूं, क्या कभी उन्होंने सुओ मोटो लिया कि रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आर्टिकल 38D क्या कहता है कि स्टेट शैल, व्हेन दिस वर्ड शैल यूज, इसका मतलब है लाजम कि स्टेट पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि वो रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, इलाज, अगर कहते तो मैं पढ़ के सुना देता हूं, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। रियासत की जिम्मेदारी है। अगर रियासत ने यह जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो फिर यह मुजरम है। जो सुओ मोटो लेते हैं वो भी मुजरम है, जो पार्लियामेंट के अंदर है वो भी मुजरम है। हम इनका एहतसाब करेंगे, इनका मुहासबा करेंगे कि तुमने हमारी ख्वाहिशों से, हमारी नस्लों से, इस समाज के गरीब बच्चों से उनकी ख्वाहिशों को छीन लिया है। तुमने उनको दुख दिए हैं, तुमने उनको जिल्लत दी है। तुम मुजरिम हो सारे। बात करते हो कॉन्स्टिट्यूशन के, आप पासबान बनते हो। मैं जुडिशरी की बात करता हूं। सबसे पहले कहां जाता है इनका सुओ मोटो? तुमने कभी पूछा है रियासत और इक़्तिदार, ऐवाने इक़्तिदार में बैठे हुए, ऐनाने इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरान तबके को कभी बुलाया है सुओ मोटो के जरिए कि बताओ, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, इलाज रियासत की जिम्मेदारी है। तुम रियासती हुक्मरान हो। तुमने आज तक, चाहे वो जर्नैल आए, जनरल ज़िया तारीख का बुज़दिल तरीन जर्नल आया, नहीं किया उसने। मुशर्रफ आया, नहीं किया। और सिविल दौर आए, किसी ने नहीं किया कि रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, इलाज, ये 4 लफ्ज हैं। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं किया? तुम मुजरम हो, तुम मसीहा नहीं हो, तुम दोस्त नहीं हो, तुम अवाम के कायदीन नहीं हो, लीडर नहीं हो। तुम जोंके हो, जोंके जो खून चूस रही है पाकिस्तान के मेहनत कशों का, जो जीडीपी दे रहे। कौन करेगा इसको? क्या झोलियां फैलाएंगे? अभी इनका तो जिक्र सुहेल गोंदी ने किया है फंडामेंटल राइट्स का। आप कर रहे हैं, आपके अंदर तहत मौजूद है।
ये तो नहीं करेंगे बड़ी बड़ी सियासी जमातें, वो चोर, वो लूट के ले गया, वो लूट के ले। तुम सारे सही कह रहे हो, सारे चोर हो, सारे झूठे हो। तुम्हारा सियासत से पाकिस्तान की वर्किंग क्लास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम मांगे दोहल कह रहे हैं, चाहे यहां पर मेरा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक, गोंदी साहब का भी, और भी बहुत सी रबिया बैठी, और बहुत से लोग यहां पर बैठे हैं, मूसा सईद बैठे, राजा जमील अब्बासी बैठे इस्लामाबाद से, हम इकट्ठे जेलों में रहे हैं, बड़ी कैद काटी है, शादा जबी बैठी हैं, सब किस किस का नाम लिया जाए। ये नहीं करेंगे, मुतालबों से नहीं, झोली फैलाने से झोलियां दराज नहीं होती, फिर कैसे होगा। और मैं ये समझता हूं कि इंसानी समाज के इर्तिका की तारीख को, इर्तिका को, एवोल्यूशन को समझे बगैर हमें कुछ समझ नहीं आएगा। और फिर सबसे बड़ी बात, आइडियलिज्म या ख्याल परस्ती, जो बहुत बड़ी रुकावट है आपके फहम और इदराक में, उसको तोड़े बगैर, मादी हकीकतों को समझे बगैर, साइंसी तहकीकात को समझे बगैर आप कोई पर्सपेक्टिव नहीं बना सकते। मारूजी हकीकतों और मारूजी हालात को समझना जरूरी है। हम सियासी जमात नहीं है, बार बार कहा गया मेरे दोस्तों ने, ठीक है, अच्छी बात है, वाकईतन हम सियासी जमात तो नहीं है। मुस्तकबिल में क्या होगा वो बात की बातें हैं, लेकिन हम यहां पर सियासी बातें कर रहे हैं। हमारी जिंदगी का, हमारे जिस्म का एक एक सांस जो है वो सियासत के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के मेहनतकश जो 97% वो मेहनतकश, उनका मुस्तकबिल, तारीख। लेकिन हम मायूस नहीं हैं, मायूस हो नहीं सकते जब आप जैसे लोग मौजूद हों, जब फरक सुहेल गोंदी जैसे दोस्त, अहबाब, कॉमरेड्स मौजूद हों जो इनिशिएटिव लेने वाले हैं जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, तो हम मायूस नहीं हैं। हमें पता है कि तारीख आने वाले दिनों में ये एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी, जिसको हम लॉफ्टी ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, ये हमारे कंधों पर डालने जा रही है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सियासत को एक गाली बना दिया। मसलन कैसे जुबानें ज़द आम है कि एक घर में जब बच्चा के पेरेंट्स के साथ कोई धोखा करता है, कोई झूठ बोलता है, तो पेरेंट्स क्या कहती हैं, ओए तू घर दे विच सियासत कर रहे हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त की गलत बयानी को पकड़ कर कहता है, ओए तू साडे नाल सियासत कर रहे हैं। और दो दोस्त मुकालमा कर रहे हैं एक दूसरे से, एक तीसरे गैर हाजिर शख्स के बारे में, ओ यार ओदा एतबार ना करी। क्यों भाई, वो बड़ा सियासी हो, सियासत कर रहे हैं। और ये टीवी पे आके क्या कहते हैं, ये हम सियासत नहीं कर रहे, सियासत बाद में करेंगे। तुसी और यख मारते पे हो, तुसी झूठे हो। और ये सियासत नहीं तो और क्या है। जब रोजाना महंगाई हो रही है, लाइलाजी बढ़ रही है, बेरोजगारी फैल रही है, और आप कहते हैं जी हम यहां पर तब्दीली ले आएंगे। तब्दीली आ नहीं सकती, यहां पर नहीं ला सकते ये तब्दीली, ये 1 करोड़ साल भी लगे रहेंगे। ऐसे जुमला कहा मैंने, कभी तब्दीली नहीं ये लाएंगे। 2.4.5% पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। हमारे टोटल जीडीपी का 65.5% IMF और वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब एंड अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले जाते हैं। मोर देन 42% दिफा के नाम पर, कौमी सरहदों के नाम पर फौज ले जाती है। डेफिसिट है 7.5%। उस डेफिसिट को खत्म करने के लिए वी आर गेटिंग लोन्स मोर एंड मोर, और कर्जे लेते हैं सूद की अदायगी के लिए। और हालत ये है कि 2.4.5% पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। इस वक्त 2.5 करोड़ से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, और तकरीबन 2.5% आबादी बढ़ रही है नौजवानों की। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती इस निजाम में
जिस मुल्क का फिस्कल ईयर शुरू होता है डेफिसिट पर, खसारे पर, ट्रेडल डेफिसिट कंजेक्टिव आ रहा है और हर साल खसारे का बजट आता है, आबादी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं सकती इसलिए कि बेसिक इंडस्ट्री नहीं है। मासवा स्टील मिल के और टेक्सला, 2 मिनट, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री नहीं है। बेसिक इंडस्ट्री होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, और बेसिक इंडस्ट्री इसलिए नहीं है कि यहां पर एनर्जी क्राइसिस इसलिए खत्म नहीं हो सकता कि आपका बजट ही डेफिसिट है। क्या इस निजाम में रहते हुए, जिसको हम निजाम सरमायादारी कहते हैं, यहां पर वैसे वो क्लासिकल सरमायादारी नहीं है, ना क्लासिकल जागीरदारी है, ये पपट है जिसको हम गुमाश्ता सरमायादारी कहते हैं। क्यों मूसा सही साहब? गुमाश्ता सरमायादारी, गुमाश्ता जागीरदारी, ये लंबी डिबेट हो जाएगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता। तो मैं आखिर में मैं समझता हूं कि आज की ये महफिल, आज का ये इकट्ठ, कन्वेंशन, इजलास, जो भी नाम दें, आज यहां से उठ के जब हम जाएंगे तो जरूर सोचना है कि क्या हम अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, अपने नौजवानों को इन भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़ दें? सियासत के नाम पर जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, नहीं, हमें कुछ करना है। लाया अमल आप सब ने, हम सब ने मिलकर बनाना है। बनेगा कि फंडामेंटल राइट्स छोड़ दें 1 to 38 और 1 to 40 जो बुनियादी हकूक पर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 4 आर्टिकल इतने क्लासिकल है, इतने रेडिकल हैं कि अगर उनकी बात ही हम करना शुरू कर दें तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक इनकलाब होगा। ये हमने लाया अमल बनाना है। आखिर में अभी 2-3 अशार के साथ इजाज़त चाहूँगा। अभी तरीन साहब ने, एक हमारे इनकलाबी शायर थे, हमारे साथ जेल में भी रहे, ये ज़रा इसको आप समझिए ज़रूर कि आगे ही 2 नीम कैसे हो गई, आगे ही 2 नीम कैसे हो गई, जब्र की ताज़ीम कैसे हो गई, हाथ में कशकोल कैसे आ गया, जीस्त बेतकरीम कैसे हो गई, तेरा मेरा आसमां तो एक है, फिर जमीन तकसीम कैसे हो गई। बहुत आला।